हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल अचीवर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। क्लास हमारी पूरी बाइलिंगुअल रहेगी। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप उस लैंग्वेज में इस चैप्टर को पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में करंट के कंसेप्ट को समझना है। करंट का बेसिकली क्या मीनिंग होता है? करंट का सिंपली मीनिंग होता है फ्लो करना, यानी कि कोई भी चीज़ अगर किसी एक दिशा में फ्लो कर रही है, बह रही है, उसको हम लोग करंट डिफाइन करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल से समझे, अगर कोई भी पानी की पाइप है, अगर इसमें हमारा पानी है, अगर वो एक डायरेक्शन में बह रहा है तो यहाँ पे हम उसको क्या डिफाइन करते हैं? दैट इज वाटर करंट। किसी भी क्षेत्र में, एरिया में अगर हमारी एयर अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो यहाँ पे हम लोग उसको क्या डिफाइन करते हैं? दैट इज एयर करंट, या फिर क्या बोलेंगे यहाँ पे? विंड करंट। तो करंट का सिंपली मीनिंग होता है फ्लो करना या बहना। हमें इस चैप्टर में पूरा डिटेल में समझना है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो यानी कि किसी भी कंडक्टर में हमारा क्या है यहाँ पे? चार्ज के फ्लो को, यानी कि हम यहाँ पे क्या है, जब हमारा आवेश किसी भी कंडक्टर में टाइम के साथ फ्लो करता है तो उस फ्लो को ही हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास सिंपली क्या फॉर्मूला होता है? अगर मान लो कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, अगर इस कंडक्टर में हमारा जो चार्ज है, चार्ज को हम यहाँ पे Q से डिनोट करेंगे, आवेश को, तो यहाँ पे जो मेरे पास करंट का फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? दैट इज Q अपॉन T। टाइम के साथ में चार्ज हमारा कितना फ्लो कर रहा है उस हिसाब से हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे करंट बनेगा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले विद्युत आवेश के कंसेप्ट को पूरा डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ से मेरे पास जो चार्ज की वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी करंट इनटू में टाइम। तो हम इस पूरे के पूरी वीडियो में विद्युत आवेश के कंप्लीट कंसेप्ट को समझेंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ये हमारी क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का अंतर्निहित या आंतरिक गुण होता है, यानी कि जन्मजात ही गुण होता है किसी भी मैटर में। यानी कि जब हमें कोई भी मैटर या पदार्थ नेचर में मिलता है तो उसकी हम बहुत सारी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। तो मेनली यहाँ पे हम क्या दो चीज़ जरूर देखते हैं उसमें, यानी कि हमारे पास सबसे पहले है उसका मास, यानी कि द्रव्यमान क्या है उसका, और दूसरा उसके अंदर हमारा क्या होता है? दैट इज चार्ज, आवेश के बारे में होता है। तो अगर किसी भी बॉडी में अगर मास है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की वजह से उस मैट यानी कि बॉडी के अंदर दो प्रॉपर्टी आती है। एक तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं दैट इज इनर्शिया, जिसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? जड़ता। और दूसरा हमारा यहाँ पे आता है मास की वजह से अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आती है, आकर्षण की प्रॉपर्टी आती है, जो हम लोग किस में पढ़ते हैं? ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण के अंदर। और जब किसी बॉडी में चार्ज होता है तो चार्ज की वजह से भी हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती है। पहली हमारे पास होती है दैट इज अट्रैक्शन की, आकर्षण की, और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगी? रिपल्शन की, यानी कि दूसरी चार्ज बॉडी को, चार्ज बॉडी क्या है? रिपेल भी कर सकती है। ठीक है, तो यानी कि चार्ज ही वो गुण है या फिर चार्ज ही वो प्रॉपर्टी है जो उस मैटर या पदार्थ को पावर देती है दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करने की। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। और हमें पता है कि जो चार्ज है हमारा प्रकृति में वो दो तरीके का होता है, पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक चार्ज, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। हमें इनकी भी प्रॉपर्टी पता है, गुण क्या है? जो हमारा इक्वल चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को यहाँ पे क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे प्रतिकर्षित करते हैं। और हमारा जो अनइक्वल चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं। ये हमारी चार्ज की क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे चार्ज की यूनिट क्या है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू आई इंटू में टी। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। हमारे पास करंट की यूनिट जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और टाइम का हमारे पास होता है सेकेंड। और हमारे पास जो इसकी SI यूनिट होती है चार्ज की, वो क्या होती है? हमारे पास कूलम। तो साइंटिस्ट के नाम पे है तो उसको हम कैपिटल C से यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो हमारे पास जो विद्युत आवेश है उसके हमारे पास मात्रक क्या होता है? SI यूनिट। ये यहाँ पे हमारी कौन सी यूनिट हम रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि SI मात्रक है हमारा यहाँ। हमारे पास CGS में दो यूनिट और पढ़ते हैं मात्रक के बारे में, सॉरी चार्ज के बारे में। वो हमारी कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ करंट, यानी कि विद्युत स्थितिकी धारा का मात्रक, जिसको हम स्टैट कूलम भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसको शॉर्टकट में लिखते हैं ESU, या फिर इसको हम लिखते हैं स्टैट कूलम। ठीक है, हिंदी आप साथ में देखते रहना। और इसको एक और हम डिफाइन करते हैं दैट इज फ्रैंकलिन, यानी कि ये हमारी जो विद्युत आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है। और दूसरी मात्रक कौन सा पढ़ते हैं हम लोग आवेश का? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, ये भी हमारा इसका होता है
ठीक है, ये हमारा कौन सा होता है, दैट इज ए बी एम्पियर। तो एसआई यूनिट के साथ में सीजीएस जो यूनिट हमारी, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा 1 एम्पियर होता है वो 1/10 के ए बी एम्पियर के बराबर होता है, और एक हमारा जो स्टेट कूलम है या फिर फ्रैंकलिन है वो किसके बराबर होती है, 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम। तो आपको बस ये रिलेशन ध्यान में रखना है, ठीक है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं भाई, डायमेंशन। तो हम लोग बेसिकली इसको हम 11th क्लास में समझते हैं कि डायमेंशन क्या होती है, विमाई। हमारे पास हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास 7 फंडामेंटल या मूलभूत इकाइयाँ होती है या राशियाँ होती है, ठीक है। तो इसके अलावा जितनी भी हमारी यूनिट होती है उसको, वो हमारी कौन सी यूनिट होती है भाई, ड्राइव, यानी कि बनाई हुई यूनिट होती है हमारी वो। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को इन 7 फंडामेंटल यूनिट या मात्रक के रूप में रिप्रेजेंट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, विमाएँ बोलते हैं। तो हमारे पास 7 बेसिक जो हमारी मूलभूत इकाइयाँ है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं दैट इज लेंथ, एल पढ़ेंगे। मास के लिए हमारे पास एम रहेगा। टाइम है हमारे पास। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हम लोग यहाँ पे केल्विन यूज करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास क्या रहेगा, मोल रहेगा। एक हम लोग पढ़ते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला, ठीक है। तो यानी कि जितनी भी बाकी यूनिट है इनके अलावा उनको इन मूलभूत इकाइयों की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, डायमेंशन बोलते हैं। करंट की हमारे पास रहेगी एम्पियर। तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा ऊपर, I = Q/T। तो यहाँ से मेरे पास जो चार्ज की यूनिट बनेगी अब इसकी, वो क्या आ जाएगी, I × T। तो मेरा I भी यहाँ पे हमारी क्या है, फंडामेंटल मूल बेसिक यूनिट है, और टाइम भी हमारे पास है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, तो यानी कि विद्युत आवेश की जो विमाई रहेगी वो क्या रहेगी, एम्पियर × टाइम। यहाँ से हम इसकी यूनिट या मात्रक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि एम्पियर, करंट का मेरे पास क्या रहेगा, एम्पियर, और टाइम का मेरे पास क्या रहेगा, सेकंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम डिफाइन करते हैं ऊपर, जो हम पढ़ के आ चुके हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का जो साइन है वो असाइन किया था, वो हम क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, जिन्होंने सबसे पहले चार्ज के साइन डिफाइन किए थे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हमारी कौन सी होती है, फ्रैंकलिन। और सबसे बड़ी यूनिट जो होती है आवेश की, बड़ी मात्रक जो होता है वो होता है फैराडे। तो एक फैराडे हमारा क्या होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है। ये आपको बेसिक ध्यान में रखना है, बेसिक बातें हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए सब्सटेंस प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि विद्युत आवेश यानी कि चार्ज की वजह से ही, यानी कि चार्ज ही वह गुण है जिससे जो हमारा पदार्थ है वो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। तो ये भी हमारी क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमें अगले कंसेप्ट को समझना है, वो हमारा क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स पॉजिटिव चार्ज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स नेगेटिवली चार्ज टू ए पार्टिकल। यानी कि अगर हम लोग परमाणु की बात करते हैं, एटम के अंदर, हमें पता है कि परमाणु के सेंटर में, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नाभिक डिफाइन करेंगे, जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हमारे रहते हैं, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव करते हैं। तो जितने हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में जेड में पढ़ते हैं, परमाणु क्रमांक पढ़ते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर डिफाइन करते हैं। तो जो हमारा एटम है, यानी कि जो हमारा एटम है वो बेसिकली हमारा क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, यानी कि जितना उसके ऊपर प्लस चार्ज है उतना ही उसके पास माइनस चार्ज है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बाहर से इसको अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएंगे तो जो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाएंगे, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए और पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन कम है, तो इससे हमारी बॉडी क्या हो जाएगी भाई, अगर बाहर से अगर एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर हम सिंपली कोई बोलते हैं कि भाई कोई भी बॉडी है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मीनिंग वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है। अगर इसका उल्टा केस बनता है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो उस बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, धनात्मक बॉडी बोलेंगे उसको, ठीक है। अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे भाई, बेसिक जो मूलभूत इकाई जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारी कौन सी होती है, दैट इज चार्ज की। उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, छोटे वाले ई से, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारी बेसिकली क्या है, बेसिक यूनिट है चार्ज की, जो हम यूज करेंगे। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम, और प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज, तो यही चीज हमारी प्लस में हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि जो किसी भी कोई भी चार्ज बॉडी जो एक दूसरी बॉडी से लेन देन करेगी वो हम लोग ई की फॉर्मेट में ही करने वाले हैं। आगे पढ़ेंगे भाई, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, परिमाणीकरण जो पढ़ते हैं हम विद्युत आवेश का, वो हम लोग उसकी प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो बेसिक यूनिट है चार्ज की वो कौन सी है भाई, यहाँ पे ई, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, उसके बाद हम लोग, आपको बेसिक पता होगा भाई, हमारे पास जो परमाणु के तीन जो ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसकी डिस्कवरी किसने की है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है भाई, दैट इज जे थॉमसन ने की है। ये बेसिक बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, दैट इज गोल्डस्टीन ने की थी। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी यहाँ पे, दैट इज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश के अब हम लोग यहाँ पे गुण समझेंगे कि कौन कौन से। तो सबसे पहले हमारे पास चार्ज क्या है भाई, चार्ज हमारा क्या होता है, ट्रांसफरेबल, यानी कि स्थानांतरणीय है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी ए है और हमें चार्ज को ट्रांसफर करना है बी बॉडी पे, तो हम चार्ज को यहाँ पे क्या है भाई, ट्रांसफर कर सकते हैं। एक आवेश का गुण होता है कि चार्ज हमारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या है, स्थानांतरित या ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा हमारे पास कंसेप्ट क्या है इसका, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज जो हमारा है वो क्या है, एसोसिएटेड रहेगा मास के साथ में, यानी कि जो हमारा आवेश है वही एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे द्रव्यमान होगा। ठीक है, इसको समझना जरूरी है। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, पदार्थ है, जिसका कुछ न कुछ मास होगा, तो अगर किसी भी बॉडी के पास मास है, द्रव्यमान है, उसी बॉडी के ऊपर ही हमारा इलेक्ट्रॉन हो मतलब उसके ऊपर ही हमारा क्या है यहाँ पे चार्ज होगा। बिना मास के चार्ज हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट इसका उल्टा हमारा ठीक होता है कि मान लो अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, अगर इसके ऊपर मान लो चार्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका मास हो सकता है, ये बात ठीक है। यानी कि अगर किसी भी बॉडी के पास चार्ज नहीं है, उसके पास मास हो सकता है, बट चार्ज हमारा वहीं होगा जहाँ पे मास होगा। ठीक है, ये चीज़ है कि जो हमारा आवेश है वो हमेशा द्रव्यमान से जुड़ा रहता है। ऐसी हमारे पास कोई बॉडी नहीं मिलेगी कि भाई जिसका चार्ज तो हो लेकिन उसका मास कुछ ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ पे मास है, मास के साथ में ही हमारा क्या है, चार्ज रहेगा। तो ये हमारी आवेश का क्या है भाई, सेकंड प्रॉपर्टी है, गुण है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज हमारा सुरक्षित होता है एंड रिसाइड ऑन दी सरफेस ऑफ कंडक्टर, और सुचालक की सतह पे रहता है। जितना भी हम लोग चार्ज देंगे, पॉजिटिव चार्ज दें या नेगेटिव चार्ज दें, वो हमेशा कंडक्टर या सुचालक की सतह पे रहता है। एक सिंपल इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई मान लो हमारे पास कोई बैलून है, अगर मैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दूंगा तो उसका साइज कम होगा या छोटा हो जाएगा। तो अगर हम बाहर से एक्स्ट्रा चार्ज उसके ऊपर देंगे तो उससे भाई रिपल्सन की वजह से उसका चार्ज हमारा साइज जो है, जो उसका आकार है सुचालक का, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चार्ज की वजह से, यानी कि चार्ज ही हमारा किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। यानी कि आवेश ही हमारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारा क्या है, द टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एल्जेब्रिकली सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज गिवन ऑर्डिनेट। इसको हम लोग पढ़ते हैं भाई एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेशों की योजकता। इसका मीनिंग क्या है, किसी वस्तु पे जो हमारा कुल आवेश होगा उस दिए गए अलग अलग आवेशों के बीजगणित के योग के बराबर होगा। इसका सिंपल मीनिंग क्या है भाई, जैसे मान लो अगर हमारे पास एक बॉडी है, उसके ऊपर हमारे पास अलग अलग चार्ज रखा हुआ है, Q1, Q2, Q3, Q4। अब इसकी वैल्यू प्लस माइनस में हो सकती है, तो मैं बोलूँ कि इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, तो ये जितने भी चार्ज है इसको आप सिंपल बीजगणित के हिसाब से जोड़ दो। इसको प्लस में है तो प्लस में जोड़ दो, माइनस में है तो माइनस में जोड़ दो। ये मेरा, इसको क्या बोलते हैं, आवेशों की योजकता। ये भी हमारा चार्ज का गुण होता है। जैसे मान लो अगर Q1 की वैल्यू मैं यहाँ पे ले लूँ +2 कूलम, Q2 की वैल्यू ले लेता हूँ -3 कूलम, Q3 की वैल्यू मैंने ले लिया यहाँ पे +4 कूलम, और ये मैंने ले लिया -2 कूलम। तो इस टोटल चार्ज क्या रहेगा इस बॉडी का, तो Q1 की वैल्यू है +2, Q2 की वैल्यू मेरे पास है -3,
Q3 की वैल्यू है +4 और Q4 की वैल्यू -2। इसको सिंपल जोड़ दो, जो हमारा आंसर आएगा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा -5 और प्लस है, यानी कि +1 कूलम। ठीक है, तो यानी कि टोटल बॉडी के ऊपर अगर हमें चार्ज निकालना है तो हम जितने भी अलग अलग आवेश हैं उस बॉडी पे, उसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पे बीजगणित योग कर देंगे। ठीक है, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा उस बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट गुण हमारा क्या है यहाँ पे, चार्ज अट्रैक्ट ए लाइट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ। जैसे मान लो हम सिंपली बोलते हैं कि न्यूट्रल का मतलब हमारे पास सिंपली मीनिंग क्या होता है कि जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके ऊपर क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, उदासीन। अगर इसके पास हल्की, अगर मान लो इसके दूसरी हमारे पास बॉडी है, उसके पास मान लो भाई एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि जो आवेश है वो हल्की उदासीन वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस ए बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज है, बी बॉडी जो हमारी उदासीन है उसमें जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भाई अनइक्वल चार्ज, जो असमान चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं यहाँ पे आकर्षित करेंगे, इसलिए। ठीक है, एक क्वेश्चन कभी कभार ये भी पूछते हैं, क्या दो सेम चार्ज की बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है? क्या नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है? ठीक है, ये एक कंडीशन में कर सकता है भाई, हाँ कर सकता है। मान लो अगर एक बॉडी है बहुत बड़ी, ठीक है, यानी कि जैसे भाई मान लो अगर हम एक बहुत बड़ी बॉडी ले लेते हैं जिसका साइज बहुत बड़ा है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और दूसरी बॉडी है छोटी, उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में हमारा क्या है, सेम यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव मतलब चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होगी, एक बॉडी बहुत बड़ी होनी चाहिए और दूसरी बॉडी से छोटी होनी चाहिए कंपैरिजन में। ठीक है, छोटी बहुत छोटी होगी तभी वो एक दूसरे को क्या है यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसकी गुण है आवेश का, वो क्या है कि इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि आवेश को न तो हम बना सकते हैं और न ही उसको हम खत्म कर सकते हैं। आवेश संरक्षण का नियम ये सिद्धांत बोलता है, यानी कि अगर मान लो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज टोटल Q है, तो न तो जैसे मान लो इसके ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं भाई 100 कूलम का इसके ऊपर चार्ज है, तो हम ऐसा कोई मेथड नहीं है कि इसको हम अपने आप 101 कूलम बना दें या इसको क्या है भाई 99 कूलम कर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो इसके ऊपर टोटल चार्ज है सिस्टम पे, वो सिस्टम पे टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सुरक्षित ही रहेगा। कोई जादू मंत्र करके ना तो हम इसको अपने आप 101 कर सकते हैं और 999 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा समझने के लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि चार्ज को न तो हम लोग क्या है मतलब जन्म दे सकते हैं और न ही उसको क्या है नष्ट कर सकते हैं। वो हमेशा क्या रहेगा, किसी भी निकाय के ऊपर, ठीक है, वो क्या रहेगा हमारा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, ये हमारा इसका सिंपल कंसेप्ट है। हालांकि हम दो चीजें पढ़ते हैं लेकिन वो हायर क्लास में है। एक तो हम लोग पढ़ते हैं भाई यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, इसका हिंदी में मुझे देखना पड़ेगा क्या बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन को, और एक हमारा होता है यहाँ पे एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब होता है सर्वनाश करना, यानी कि 10th क्लास के हिसाब से तो हम न तो आवेश को बना सकते हैं और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। बट हायर क्लास में दो चीजें आती हैं भाई। एनिहिलेशन का मतलब होता है सर्वनाश करना, यानी कि हम लोग चार्ज को खत्म भी कर सकते हैं और चार्ज को हम लोग पैदा भी कर सकते हैं। बट ये दोनों हमेशा किस में रहेंगे भाई, पेयर में पैदा होंगे, यानी कि जोड़े में होंगे भाई। ठीक है, यानी कि मान लो अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को हमने मिला दिया, जिससे हमारा ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। यानी कि रिएक्शन को शुरुआत करने से पहले प्लस और माइनस तब भी जीरो चार्ज था, यानी कि न्यूट्रल था, और बनने के बाद भी वो न्यूट्रल ही रहेगा। यानी कि यहाँ पे जो मेरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, संरक्षण का नियम, वो दोनों में ही लागू होगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब आपस में उसको मिलाते हैं और उससे वो क्या उसका चार्ज अगर खत्म हो जाए उसको बोलते हैं हम एनिहिलेशन, सर्वनाश बोलते हैं। और पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई न्यूट्रल बॉडी है उससे हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जन्म दे दिया। बट क्या है यहाँ पे जो कंजर्वेशन का लॉ है वो हमेशा यहाँ पे क्या हमारा बना रहेगा। जैसे ये हमारा कोई भी अगर मेटल लेके चले यहाँ पे धातु, तो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले इसके ऊपर भी चार्ज जीरो था, समझने के लिए, यानी कि न्यूट्रल था भाई, यानी कि उदासीन बॉडी थी। और जब हमारी रिएक्शन बन गई तो एक पॉजिटिव चार्ज बना और एक नेगेटिव, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल है।
ठीक है, तो आप ये दोनों चीज भी ध्यान रखें। ठीक है, और हम इससे क्या कंक्लूड कर रहे हैं भाई 10th के हिसाब से कि चार्ज को न तो हम लोग बना सकते हैं और न ही खत्म कर सकते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा एडवांस नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बात इसमें बता दी है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी अगर कहीं आ जाए तो। ठीक है, पेपर के हिसाब से हमारा ये रहेगा कि चार्ज को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही इसको खत्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मतलब क्या रहेगा भाई, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा क्या बोलता है कि द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट is always an integral multiple of charge on an electron, यानी कि वस्तु पर आवेश जो है सदैव एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक के गुणांक के बराबर होगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज Q है, अगर हमें इस बॉडी से दूसरी बॉडी के साथ चार्ज का लेन देन करना है, ये भी मान लो एक बॉडी A है और एक दूसरी बॉडी हमारे पास ये भी है, इससे मान लो हमें चार्ज इसको देना है या इससे चार्ज लेना है, तो हम लोग ऊपर जो पड़ी थी ई जो यूनिट पड़ी थी हम लोगों ने, ई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1.6 गुणा 10 की शक्ति माइनस के 19 कूलम। इस यूनिट के फॉर्म में हम लेन देन करेंगे, यानी कि अगर हमें किसी भी निकाय किसी भी बॉडी का चार्ज हमें दिखाना है तो ई की फॉर्मेट में दिखाएंगे और एन से मल्टीप्लाई कर देंगे पूर्णांक के बराबर। अब इसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का जो चार्ज है हम लोग क्या है भाई एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक के गुणांक के शो करेंगे, यानी कि ई की फॉर्मेट में हम चार्ज का लेन देन करेंगे। यहाँ पे अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई तो ये आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके ऊपर प्लस आ जाएगा। तो चार्ज का लेन देन हमें किससे करना है भाई, यहाँ पे इसे करना है। और ई की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की शक्ति माइनस का 19। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का लिख देंगे इसको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। और मेरे पास प्रोटॉन यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इसको प्लस का दिखा देंगे। ये इसका यहाँ पे क्या है सिंपल मीनिंग कंसेप्ट है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं आवेश का परिमाणीकरण। ठीक है, अब इसमें देखो एक दो क्वेश्चन समझ सकते हैं कि भाई 1 कूलम चार्ज मेरा कितना बड़ा हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे Q इज इक्वल टू एन ई मेरे पास है, मैं बोलूँ कि भाई अगर हमारे पास टोटल चार्ज किसी बॉडी का 1 कूलम है तो बताओ 1 कूलम चार्ज में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ के उसको बनाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई Q की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1 कूलम बराबर हमें N की वैल्यू निकालनी है और E की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो यहाँ से N की वैल्यू मेरे पास क्या निकलेगी 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 6.25 गुणा 10 की शक्ति 18, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज को बनाएंगे भाई। यानी कि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा होता है, यानी कि हमें इतने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी तब जाके हमारा क्या है 1 कूलम चार्ज बनेगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपसे कोई भी अगर और क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई लेट से अगर आपको चार्ज की क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था कि मान लो अगर आपको दे दे कि भाई आपके पास क्वेश्चन है 0.5 कूलम तो बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सिंपली में वही करना है Q इज इक्वल टू एन ई की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, तो चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे 0.5 कूलम और नीचे पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली सिंपली कंसेप्ट है। ठीक है, आवेश का। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे भाई आवेश और द्रव्यमान के बीच में क्या फर्क होता है। हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि जहां पे मास है, जहां पर हमारा क्या है मास होगा, ठीक है, तो भाई वहां पे हमारा चार्ज हो सकता है, चार्ज होगा या हो सकता है, कोई न्यूट्रल भी बॉडी होगी तो चार्ज हमारा होगा, ये ठीक बात है। लेकिन उल्टा कि भाई जहां चार्ज हो और वहां पे मास ना हो, और वहां पे क्या है भाई मास ना हो, तो ये वाली चीज है ये हमारी पॉसिबल नहीं होगी। ये आपको चीज समझनी है भाई। ठीक है, जहां पे मास है वहां पे चार्ज होगा, ठीक है, लेकिन जहां पे चार्ज हो और मास ना हो ये चीज सही नहीं है, पॉसिबल नहीं होगी। अब हम चार्ज और मास के बीच में थोड़ा सा समझेंगे। जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश है वो धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, बट जो मास है किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहती है। आपको चीज ध्यान में रखनी, मास कभी भी किसी भी बॉडी का नेगेटिव नहीं हो सकता।
ठीक है। चार्ज कैरिड बाई ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। एक प्रॉपर्टी और आगे भाई, किसी पिंड द्वारा वहन किया गया आवेश पिंड के वेग पे निर्भर नहीं करता। जैसे भाई मान लो हमारे पास कोई भी एक बॉडी ए है, इसके ऊपर मान लो भाई चार्ज मेरा क्या है यहाँ पे क्यू है। अब चाहिए रेस्ट पे रहे और चाहिए बॉडी हमारी क्या है भाई, मतलब किसी भी वेग के साथ में चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि भाई चाहे वो चले चाहे वो रेस्ट पे रहे, चार्ज दोनों में सेम ही रहेगा। बट मास में ऐसा नहीं होता। अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसका मास हमारा क्या है, बढ़ जाएगा भाई। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू एम नोट डिवाइड बाई 1 माइनस का वी स्क्र डिवाइड बाई सी स्क्र। तो यहाँ पे जो मेरे पास c है वो क्या होती है भाई, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, यानी कि प्रकाश की चाल रहेगी। और जो v है मेरे पास यहाँ पे वो क्या है भाई, उस बॉडी का वेग रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपली और जो मेरा जो एम नोट जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, ये हमारा क्या होता है भाई, यहाँ पे रेस्ट मास होता है। यानी कि जब बॉडी हमारी मतलब स्थिर अवस्था में, तब उसका मास कितना होता है। तो जनरली जो वेलोसिटी है भाई, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट के क्या है बराबर चल सके। तो यानी कि सी की वैल्यू बहुत बड़ी रहेगी वी के कंपेरिजन में। इसलिए जो ये वाली चीज है इसको हम लोग मैथमेटिकली, यानी कि वी स्क्वायर छोटा है सी स्क्वायर सबसे बड़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या है भाई, नियरली हम 0 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे मतलब करते हैं भाई, अर्थ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, जैसे बुलेट ट्रेन भी ले ले तो उसकी भी स्पीड कितनी होगी, मुश्किल से 1000 किलोमीटर पर आवर, इतनी हो सकती है, 2000 हो सकती है, 5000 हो सकती है। बट जो स्पीड होती है लाइट की वो कितनी होती है भाई, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो ऐसी कोई चीज नहीं होगी। इसलिए जो मेरा m है वो m नोट के बराबर ही रहता है। यानी कि जब आप चलते हो चाहे आप रुके हुए हो, तो आपका जो रेस्ट मास है और जो चलने वाला मास है वो लगभग हमारा क्या है, बराबर रहता है रियल लाइफ में। बट कंसेप्चुअली हम लोग भाई जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं, जो हायर क्लास में पढ़ेंगे, उसमें हमारा मतलब हमें समझना है बस यहाँ पे कि जो चार्ज है हमारा वो पिंड के वेग पे निर्भर नहीं करता, ये समझना है। बट मास जो है हमारा वो क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चार्ज हमारा क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। यानी कि लेन देन जब हम करेंगे वो हम लोग Q इज इक्वल टू NE की फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा मास है अभी तक उसका क्वांटाइजेशन हम लोग क्या है भाई, प्रमाणीकरण स्थापित नहीं कर पाए या नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो मास इज नॉट कंजर्व, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इक्वेशन पढ़ते हैं भाई E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मास इज नॉट कंजर्व्ड एज इट कैन बी चेंज इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो यानी कि भाई द्रव्यमान सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं। द फोर्स बिटवीन चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर सेम चार्ज है तो यहाँ पे हमारी क्या है भाई, मतलब प्रतिकर्षण वाली फोर्स रहेगी। अगर अनइक्वल चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, चार्ज के केस में। बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो आगे बढ़ेंगे भाई, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमेशा ही क्या होता है, आकर्षक होता है। एक मास वाली बॉडी दूसरी मास वाली बॉडी को अपनी तरफ क्या करेगी, यहाँ पे आकर्षित ही करेगी, अट्रैक्ट ही करेगी हमेशा, कभी रिपेल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो मेरा रिपल्शन है, जो मेरा रिपल्शन वाला टेस्ट है, ठीक है, यही मेरा क्या है भाई, श्योरेस्ट पक्के वाला टेस्ट होगा। श्योरेस्ट टेस्ट होगा मेरा किसके लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज का पता करने के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज का पता करने के लिए। क्योंकि देखो भाई, अगर कोई बॉडी अट्रैक्ट कर रही है करने के लिए, क्योंकि अगर कोई बॉडी अट्रैक्ट कर रही है तो मास की वजह से भी कर सकती है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है। लेकिन अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को रिपेल कर रही है तो रिपेल हमेशा किसकी वजह से होगा भाई, चार्ज की वजह से ही होगा। किसकी वजह से होगा, तो चार्ज, कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, उसके लिए हमें कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, रिपेल वाला। ठीक है, अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी को रिपेल कर रही है तो पक्का वो चार्ज की वजह से ही कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्या है भाई, आवेशन की विधियां। क्या हम किसी भी बॉडी को आवेश दे सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं? तो हमारा आंसर है हाँ, हम 3 तरीके से क्या है भाई, किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पे बाई फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से भी हम लोग क्या है, चार्ज कर सकते हैं।
जैसे हम लोग सिंपली करते थे कि भाई कोई पेन लो, अगर आप सूखे बालों में अगर पेन को रब करोगे तो घर्षण की वजह से आपका पेन है वो छोटी छोटी चीज़ों को अपनी तरफ क्या है अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यानी कि घर्षण की वजह से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ भी लिखा हुआ है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो जो मेरी छड़ है, कांच की छड़, वो मेरी क्या हो जाएगी भाई, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और रेशम मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज। पेयर में रहेगा, चार्ज हमेशा सुरक्षित रहेगा। जितना मतलब चार्ज हमारा ग्लास रोड पे आया है, मान लो 10 कूलम अगर ग्लास रोड पे आया है, तो सिल्क यानी कि रेशम के ऊपर -10 चार्ज चला जाएगा। यानी कि हमने चार्ज पैदा तो कर दिया है, ठीक है, मेथड तो हमारा चार्जिंग कर दिया है, बट हमारा होगा वो किसमें इक्वल होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा उतना ही हमारा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं चार्ज हमेशा क्या रहता है भाई यहाँ पे कंजर्व्ड रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ठीक है, अगर शुरुआत करने से पहले 0 है तो होने के बाद भी 0 रहेगा। जैसे अगर मान लो पेन है और आपके बाल है, तो घर्षण यानी कि घिसने से पहले 0 चार्ज था, अगर इसके ऊपर +10 आया है, इसके ऊपर -10 आ गया, तो अब भी हमारा जोड़ कितना है, 0 ही है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बट कभी कभार ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा पेपरों में आता है कभी कभार, एबोनाइट रोड वाला। जब आप ऊन के साथ किसी एबोनाइट रोड को क्या है भाई रब करते हो, तो एबोनाइट रोड मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी, और जो मेरी ऊन है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्लाउड आल्सो गेट चार्ज बाई फ्रिक्शन। जब आंधी तूफान आते हैं, बारिश का मौसम में होता है, तो भाई तूफान मतलब आसमान में जो बिजली कड़कती है वो भी हमारा किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से। जब दो बादल आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने घर्षण की वजह से ही भाई क्या है वहां पे भी चार्ज हमारा क्या है मतलब एक्यूमुलेट होता है, पैदा होता है। ठीक है, एक कॉम्ब मूविंग थ्रू ए ड्राई, ये मैंने बता ही दिया। सूखे बालों में अगर आप कंघी को घुमाते हो तो ये भी हमारी क्या है विद्युत आवेश हो जाती है। कभी कभार जैसे अगर आपने देखा हो सर्दियों में, जब बहुत टाइम से अगर आपने टी शर्ट पहनी हुई है, जब आप उसको निकालते हो तो उसमें भी आपको भाई छोटी छोटी इलेक्ट्रिक शॉक दिखाई देते हैं, तो वो भी हमारा फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। अब एक तो इंपॉर्टेंट बातें क्या है भाई, आपने देखा होगा जब हमारा जो एरोप्लेन होता है, विमान है, उसके जो टायर होते हैं ना, टायर को हम लोग क्या बनाते हैं वहां पे कंडक्टिंग बनाते हैं, सुचालक बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हमारा विमान हवा में बहुत तेजी से स्पीड करता है तो हवा के घर्षण की वजह से भाई वो क्या है चार्ज हो जाता है, यानी कि एरोप्लेन के ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब उसके अंदर जो अंदर बैठने वाले आदमी वो तो न्यूट्रल है। जब वो लैंडिंग करेंगे, तो जब लैंडिंग करते हैं अगर कोई भी पर्सन अगर वो जमीन पे पांव रखेगा तो जमीन तो न्यूट्रल है और वो बॉडी चार्ज है, तो ऐसी में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से शॉक लगेगा जिससे आदमी मर सकते हैं, पैसेंजर मर सकते हैं। इसलिए जब हमारी लैंडिंग होती है तो सबसे पहले हमारे टायर ही हैं जो हमारे अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं। तो जितना भी चार्ज उस एरोप्लेन हवाई जहाज पे है वो सारा चार्ज हमारा क्या है अर्थिंग ग्राउंडिंग की वजह से किस में चला जाएगा, अर्थ में, और जितने भी पैसेंजर वो सेफ हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। जो लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान विमान के जो टायर है हम उसको क्या करते हैं विद्युतीकृत हो जाते हैं। ठीक है, क्यों किया जाता है, ताकि भाई वो चालक बने। ठीक है, ग्राउंडिंग अर्थिंग की प्रोसेस होगी जिससे हमारा क्या है भाई पैसेंजर हमारे सेफ रहेंगे। बट यहाँ पे हमें क्या समझना है कि हवा के घर्षण की वजह से हवाई जहाज के ऊपर चार्ज हमारा बन जाता है। अगर आपने देखा हो जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं भाई, ठीक है, हालांकि अब तो नहीं दिखते होंगे, पहले क्या टेक्नोलॉजी थोड़ी ठीक हो गई है। पहले जमाने में जो तेल वाले ट्रक होते थे उसमें भी है ना एक नीचे लोहे की छड़ होती थी भाई, बेल टाइप की, जो सड़क से मतलब चलती थी रगड़ के। क्यों होता था कि भाई मान लो अगर ट्रक की स्पीड ज़्यादा है, हवा के घर्षण की वजह से अगर वो मतलब अगर उसमें चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है तो उस बेल की थ्रू भाई वो सारा का सारा चार्ज हमारा कहाँ चला जाएगा धरती में, जिससे उसमें क्या है आग नहीं लगेगी। तो ये हमारा पहला तरीका है जिससे हम किसी भी बॉडी में चार्ज को क्या है भाई प्रोड्यूस कर सकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होगा हमारा। दूसरा तरीका है हमारा चार्जिंग बाई कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन कर सकते हैं। इसमें सिंपली हमारा क्या है, मान लो हमारे पास कोई भी एक चार्ज बॉडी है, जैसे मान लो भाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाता है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्या है न्यूट्रल बॉडी है। क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, यानी कि न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। अगर आप इस न्यूट्रल बॉडी को इस चार्ज बॉडी के साथ टच कर दोगे, ठीक है, तो यानी कि क्या होगा फिर भाई, ये हमारा क्या है पोटेंशियल हाई पोटेंशियल रहेगा, आगे बढ़ेंगे, और ये हमारा जीरो पोटेंशियल है। तो हमारा जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज हमारा कहाँ चला जाएगा, इस न्यूट्रल उदासीन बॉडी में चला जाएगा।
ठीक है। तो यानी कि हमने न्यूट्रल बॉडी को भी क्या कर दिया यहाँ पे चार्ज, कैसे, किसी भी एक आवेशित बॉडी के साथ में हमने इसको क्या कर दिया, टच कर दिया, जोड़ दिया, आपस में मिला दिया। ठीक है, इन्होंने लिखा है ना कि इस प्रक्रिया में दोनों पिंडों के बीच आवेश का स्थानांतरण तब तक रहेगा जब तक दोनों पिंडों का विभव क्या है, समान ना हो जाए। यानी कि विभव को बोलते हैं हम लोग वोल्टेज या पोटेंशियल। ठीक है, जैसे यानी कि भाई दोनों पे कब तक रहेगा, जब तक दोनों पे बराबर चार्ज ना हो जाए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसके ऊपर 12 कूलम चार्ज है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे कोई, यानी कि इसके ऊपर न्यूट्रल है, उदासीन है। आपने इसको दोनों को टच कर दिया, तो टच करने पे इसके ऊपर चार्ज कितना बचेगा, 6 कूलम, और दूसरी बॉडी के पास भी कितना चार्ज हो जाएगा, 6 कूलम, क्योंकि तभी जाके ही इन दोनों का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे पोटेंशियल यानी कि विभव हमारा क्या है, बराबर हो जाएगा। तो आपको एक चीज अब ध्यान में रखनी है कि जब दो बॉडी आपस में कंडक्शन चालन मेथड के थ्रू आवेशित की जाती है, तो दोनों के ऊपर चार्ज कितना रहेगा, क्यू नेट की वैल्यू आएगी Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है भाई यहाँ पे। ठीक है, इसका मैं आपको एक मीनिंग और थोड़ा सा समझा रहा हूँ। जैसे भाई इसके ऊपर 12 कूलम चार्ज था, इसके ऊपर 0 डिवाइड बाई 2, तो कितना कितना चार्ज बनेगा, 6 कूलम। अब कभी कभार क्वेश्चन ये दे देंगे कि भाई जैसे मान लो इसके ऊपर हमारा चार्ज है 5 कूलम और दूसरे के ऊपर हमारा है 11 कूलम। अगर आप इन दोनों को टच करते हो तो फिर चार्ज कितना कितना होगा, तो 5 प्लस 11 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 16 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 8 कूलम हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, 8 कूलम इसमें, यानी कि चार्ज हमारा तब तक ही स्थानांतरित होता रहेगा जब तक भाई उनका विभव बराबर ना जाए, यानी कि जब तक चार्ज बराबर हो गए तब। अब ऐसा इसमें देखो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन नहीं देंगे वो, क्योंकि फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट इसमें नहीं आता है। जैसे भाई कि ऐसा बोले कि सर इसमें तो 5 कूलम हो, इसमें मान लो 4 कूलम आ जाए, दो बॉडी अलग अलग है, तो 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो ये 9/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला जो आपको कंसेप्ट है वो आपको पेपर में देंगे नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में चार्ज हमारा होता नहीं है, फिर वो हमारा क्वार्क्स की फॉर्मेट में चला जाएगा, तो वो बहुत डीप चला जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ भी जाएगा तो बेसिक ही पूछेगा कि भाई जब आप किसी भी बॉडी को कंडक्शन मेथड से चार्ज करोगे तो दोनों पे चार्ज कितना रहेगा, दोनों पे इक्वल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, अगला जो हमारा मेथड है भाई वो हमारा है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है भाई, इसको ये बोलते हैं प्रेरण। इसमें हमारा क्या है, हम एक हमारे पास चार्ज बॉडी है, ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है भाई। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो कि एक न्यूट्रल बॉडी है जिसके ऊपर एक न्यूट्रल बॉडी है, और मान लो हमारे पास इसके पास हम लेके आते हैं चार्ज बॉडी विदाउट टच। यहाँ पे हम लोग क्या है भाई, विदाउट टच, यानी कि बिना इसको आपस में जोड़े भी हम लोग चार्ज को यहाँ पे क्या है पैदा कर सकते हैं। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस न्यूट्रल बॉडी में जो नेगेटिव चार्ज होगा ना वो इसके पास आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्यों, क्योंकि अनइक्वल चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे एक साइड में। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं भाई, इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग अर्थिंग करवा देते हैं नीचे। तो अर्थिंग में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो तो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन में रहेगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था जो फ्री है इस बॉडी में, वो इस अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। आप इस पॉजिटिव बॉडी यानी कि ए रोड को हटा लो तो फिर क्या होगा, ये सारा नेगेटिव चार्ज इस पूरी बॉडी में फैल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों ने क्या किया है भाई, ए रोड थी जो पॉजिटिवली चार्ज रोड थी, इसको मैंने इस बी बॉडी के साथ टच नहीं किया है, बट फिर भी मैंने बी वाली बॉडी को यहाँ पे चार्ज कर दिया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इसमें आपको जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जो मेरा प्रेरित आवेश होगा वो उत्प्रेरण आवेश से कम या बराबर हो सकता है। इसका मीनिंग सिंपल ये है, जैसे भाई मान लो ए वाली रोड है जिससे मैं इसके पास ले गया, मान लो इसके ऊपर एग्जांपल ले लो 20 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो बी बॉडी है, इस पे या तो मैक्सिमम 20 कूलम चार्ज ही हम पैदा कर सकते हैं ऐसे बिना टच किए, या 20 से कम 16 हो सकता है, 18 हो सकता है, 22 कूलम चार्ज इसके ऊपर एक्यूमुलेट नहीं होगा। ये बात मैंने इसमें लिखी हुई है कि जो मेरा प्रेरित आवेश होगा, यानी कि बी के ऊपर जो मेरा प्रेरित आवेश होगा, उत्प्रेरण आवेश या तो कम होगा या बराबर हो सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकता। यानी कि बी है जो चार्ज की है हमने, उसमें भाई 22 कूलम चार्ज यहाँ पे नहीं हो सकता, 20 हो सकता है या उससे मेरा कम ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी बॉडी को आवेशित कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है भाई चार्ज के बारे में, कंडक्टर चालक पर विद्युत आवेश की क्या क्या गुण रहेंगे, चालक के ऊपर बात करेंगे। जैसे मान लो भाई हम कोई भी कंडक्टर ले लेते हैं, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा क्या है सॉलिड स्फीयर, ठोस हमारा क्या यहाँ पे गोला है भाई एक, ठीक है, और ये मेरा क्या है चालक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जितना भी हम लोग चार्ज देंगे, पॉजिटिव चार्ज दें या नेगेटिव चार्ज दें, वो सारा का सारा मेरा क्या है चार्ज उसकी सतह पे ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है कि जितना भी हम लोग चार्ज देंगे वो कंडक्टर या चालक के सतह पे रहेगा। दूसरी अगर अंदर की बात करेंगे तो फिर चार्ज क्या भाई, कंडक्टर के अंदर हमारा चार्ज क्या है जीरो रहेगा। ये हमारा सेकंड कंसेप्ट है। हम लोग जो हम लोगों ने पढ़ा अभी, जो चार्ज होता है ना, आवेश होता है, वही हमारी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, यानी कि हमारी क्या है इलेक्ट्रिक, यानी कि विद्युत क्षेत्र को बनाएगा भाई। तो अगर चार्ज की वजह से ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यानी कि भाई चार्ज के अंदर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू भी कितनी रहेगी, जीरो, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र हमारी क्या है भाई एक क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, सदिश राशि है। तो इसकी हमारे पास क्या डायरेक्शन होगी, दिशा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग लेंगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी भाई वो मेरी परपेंडिकुलर होगी किसके, सतह के। इसको सिंपल लिख लो, जो चार्ज का जो कंडक्टर है मेरा, कंडक्टर के सतह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी यहाँ पे। ये चौथी वाली प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो कंडक्टर के सतह के ऊपर, यानी कि अगर इसकी डायरेक्शन देंगे, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ जाएगी तो 90 डिग्री के एंगल पे निकलेगी भाई बाहर यहाँ पे, ऐसे, इसका ये मीनिंग है। नेगेटिव चार्ज लेंगे तो अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी हमें, ठीक है। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। एक हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं पांचवी प्रॉपर्टी भाई, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, विद्युत स्थितिकी शील्ड की तरह यूज करते हैं भाई। जैसे हम लोग सिंपली क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लो अगर बारिश आई हुई है तो मतलब बिजली कड़क रही है, तो आपके पास तीन ऑप्शन है, एक तो आपको पेड़ के नीचे खड़ा होना है, या फिर आपको भाई खुले में खड़ा होना है, या फिर आपको किसी कार या बस के अंदर बैठना है। तो इनमें से कौन से वाला आपका तरीका सेफ होगा? तो पेड़ के नीचे तो हमें खड़ा रहना ही नहीं चाहिए कभी भी, सबसे अनसेफ तरीका है, ठीक है, जनरल नॉलेज भी है। खुले स्थान में अगर आप हो तो जितना आप दुबक के बैठ सकते हो, यानी कि कम से कम अगर अपनी बॉडी को मरोड़ोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तीनों में अगर आपका सिंपली साइंस की लैंग्वेज में समझेंगे तो कार के अंदर बैठना हमारे लिए क्या सबसे सेफ तरीका है, क्योंकि हमारी जो कार है वो कार हमारी बनी होती है भाई किसी भी कंडक्टर से। तो अगर बिजली इसके ऊपर गिरती है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जितना भी चार्ज है वो इसकी सरफेस पे ही रहेगा, तो इसके अंदर बैठने वाला है उसके ऊपर चार्ज होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अगर कंडक्टर के अंदर चार्ज होगा ही नहीं तो कार के अंदर या बस के अंदर बैठने वाला बंदा सेफ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट और जोड़ सकते हैं, ठीक है, वो भी बस आप समझ लो भाई, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक हम लोग आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल, विभव पढ़ेंगे आगे। अब कंडक्टर का टॉपिक चल रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कर बता देता हूँ, मैं बाकी इसको आगे भी करवाऊंगा। तो जो मेरा पांचवा पॉइंट क्या है, जो कंडक्टर की सतह के ऊपर जो मेरा पोटेंशियल होगा, कंडक्टर की सतह पे जो पोटेंशियल होगा वो मेरा बराबर होगा कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल के। कंडक्टर का जो अंदर का पोटेंशियल होगा, अगर मैं अंदर वाला पोटेंशियल मान लेता हूँ, अब चाहे इसके सेंटर से लेके आप यहाँ तक चलो भाई, इसकी रेडियस मान लेते हैं आर है, तो इसके अंदर वाला है उसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 0 से। तो इसके अंदर सारा का सारा जो मेरा विभव है या जो पोटेंशियल होगा वो मेरा क्या रहेगा भाई, एक समान रहेगा यहाँ पे। इसके अंदर की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, यानी कि पूरा इसके अंदर आप चाहे आप ए पॉइंट यहाँ पे हो चाहे आप बी पॉइंट हो, कहीं पे भी हो, इसके अंदर मेरा जो क्या है पोटेंशियल सेम रहेगा। और जो इसकी सरफेस सतह के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा जितना इसके अंदर वाला है, ये आपको यहाँ पे समझना है। अगर मैं सतह वाले को यहाँ पे वी एस मान लेता हूँ, वी एस अगर सरफेस वाला है तो यानी कि जो मेरा वी नोट अंदर वाला है वो मेरा किसके बराबर रहेगा, मेरा यहाँ पे वी एस के बराबर रहेगा। तो ये 5 से 6 प्रॉपर्टी है जो आपको भाई कंडक्टर के थ्रू पढ़नी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का कंप्लीट प्रॉपर्टी डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर
इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।